हाँ जी, तो पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे एंड इट इज़ उसकी जो एक वैल्यू थी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मिल रही है, सारे करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मिल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये कंफर्म करना है कि क्या सही में करंट की वैल्यू सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। क्या होगा अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ा दूं, यानी फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करूं। तो उसके लिए आपको देखना है ग्राफ यानी फिगर 14.5 पेज नंबर 308। तो फिगर 14.5 308 में इस तरह की डायग्राम है। मैं पहले डायग्राम निकाल लेता हूँ। तो ये है ग्राफ, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ये ग्राफ मन से नहीं बनाया, किसी इक्वेशन को लेके नहीं बनाया, दीज आर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस है ये अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस वी हैव फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक पहले एक्सपेरिमेंट किया, किसे इसे समझ लो। हमने 3 तरह के लाइट लिए, 3 तरह की फ्रीक्वेंसी ली, न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3। और जब पहले न्यू 1 लिया, फिर ग्राफ प्लॉट किया, फिर न्यू 2 लिया, फिर ग्राफ प्लॉट किया, न्यू 3 लिया, फिर ग्राफ प्लॉट। बट इन तीनों में हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। इससे पहले वाले ग्राफ में आपको याद होगा हमने क्या कांस्टेंट रखा था, हमने उसमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। हम 3 फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं, 3 एक एक को लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे और यहाँ पे तीनों लाइट की इंटेंसिटी को हम सेम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी हम चेंज नहीं करेंगे। तो जो कि इस ग्राफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि जब मैंने इंटेंसिटी सेम रखी है तो जो सैचुरेशन करंट है, जो मैक्सिमम करंट है, वो तो सेम है तीनों के केस में। यानी यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाँ, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, ये यहाँ पे एक है, फिर इसके लिए ये आ रहा है और इसके लिए ये आ रहा है। यानी क्या, ये थोड़ा निगेटिव हो गया तो करंट ज़ीरो हो गया, थोड़ा ज़्यादा निगेटिव हमें इसके लिए करना पड़ा न्यू 2 के लिए, तो करंट ज़ीरो हो रहा है। और जब ये फ्रीक्वेंसी 3 न्यू 3, तो यहाँ पे सी दीज आर नॉट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल, दीज आर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज द ग्राफ फॉर न्यू 3, दिस इज द ग्राफ फॉर न्यू 2 एंड दिस इज द ग्राफ फॉर न्यू 1 एंड V1 V2 एंड V3 दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव हमें किसके लिए करना पड़ा, हमें सबसे ज़्यादा निगेटिव न्यू 3 के लिए करना पड़ा। सो ऐसा क्यों, क्योंकि अब यहाँ से ये पता चलता है कि न्यू 3 मस्ट बी ग्रेटर दैन न्यू 2 मस्ट बी ग्रेटर दैन न्यू 1। अब क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिव हमें इसके लिए करना पड़ा। यानी इसका मतलब क्या है कि न्यू 3 जब फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी उनमें उतना ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल आपको यहाँ से देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल V3 यानी न्यू 3 के लिए। इसका मतलब दिस फ्रीक्वेंसी मस्ट बी मैक्सिमम। और मैंने अभी कहा था कि फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है। वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। मेटल तो हमने वही रखा है, मेटल को हमने चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंट रहती है इलेक्ट्रॉन की। सो दैट्स वाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है जब फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू 3 है। इसका मतलब क्या है कि जब न्यू 3 फ्रीक्वेंसी 3 तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा निगेटिव उसको करना पड़ा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स रुके। ये यहाँ पे मतलब है इसका। सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 पेज नंबर 308 पे। सो ये ग्राफ समझ में आ गया। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि द मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि हमने तीनों केसेस में सेम रखी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने चेंज नहीं किया है। बस हमने क्या किया, पहले न्यू 1 फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया, फिर हमने न्यू 2 फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया और फिर हमने न्यू 3 फ्रीक्वेंसी का लाइट ले लिया। तीनों टाइम पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने सेम रखा है। और ग्राफ से ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हो रहा है। सैचुरेशन करंट यानी मैक्सिमम करंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
ये इंटेंसिटी बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये है क्या, थोड़ी देर में हम देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। देन ऑन पेज नंबर 309 वी हैव अनदर ग्राफ फॉर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि ग्राफ का नेचर कैसे होगा। यहाँ से जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वो बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई हम आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है अभी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उतना ही ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये इसको, कलेक्टर को, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रुकेगा। एंड दैट्स वाई हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड में वो ज़्यादा निगेटिव रहेगा। तो वी आर हैविंग टू ग्राफ। उन्होंने दो ग्राफ वहाँ पे प्लॉट किए, एक मेटल ए है और दूसरा ग्राफ ये है, इस तरह से है मेटल बी। तो ऑफ कोर्स ये मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि वर्क फंक्शन जो है दैट डिपेंड्स ऑन मेटल, तो इसलिए अलग अलग मेटल्स के लिए ग्राफ भी आपके अलग अलग रहेंगे। सवाल ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एज्यूम क्यों करना पड़ा, यहाँ पे वेव नेचर ऑफ लाइट को हम एज्यूम क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे कुछ कारण यहाँ पे दिए हैं। लेट अस गो थ्रू दोज रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कारण है कि ये इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। जैसे ही लाइट गिरेगी वैसे ही आपको करंट मिलेगा, ठीक है। पर ये कंसेप्ट हम वेव नेचर ऑफ लाइट का जब लेते हैं तब हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट में अगर हम देखेंगे तो लाइट आएगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स में आएगा। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गो ऑन एब्सॉर्बिंग दैट वेव, और जब एक पर्टिकुलर एनर्जी उनमें आ जाएगी वो वेव को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, यानी वो एनर्जी अब क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं उनके अंदर। धीरे 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 उनकी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो बढ़ रही है, और जब वो एनर्जी ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन हो जाएगी तब वो बाहर आएगा। ये है केस वेव नेचर ऑफ लाइट में। यानी अगर मैं वेव नेचर ऑफ लाइट कंसिडर करता हूँ, सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन शुड नॉट कम आउट इमीडिएटली आफ्टर लाइट इज इंसिडेंट, इट शुड टेक सम टाइम। बट ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इट इज़ इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। एज सुन एज यू इल्यूमिनेट दैट मेटल प्लेट विद द लाइट यू विल गेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वेव नेचर का प्रॉब्लम क्या? अगर मैं वेव नेचर एज्यूम करता हूँ सो इन दैट केस इट शुड टेक सम टाइम फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू एक्यूमुलेट दैट मच एनर्जी। अगर मैं वेव नेचर की बात करता हूँ तो एक वेव आएगी, उस इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी, बट वेव तो कंटिन्यूस एनर्जी फॉर्म है। सो इन दैट केस धीरे 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 इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन शुड कम आउट वेव नेचर में। बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही लाइट आ रहा है इमीडिएटली आपको करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ रहा है। ये पहला कारण है, और उसी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन यानी इसकी डेफिनेशन दी है। क्या दी है यहाँ पे? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पुल आउट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये डेफिनेशन भी उन्होंने उसी पेज नंबर 309 पे दी है। अभी जो मैंने बात की है वो आपको वहाँ पे पढ़नी है, ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि थेरोटिकल थोड़ा ज़्यादा, चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स भी इसमें, न्यूमेरिकल्स का मेन प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशंस थोड़े टफ जा सकते हैं, बट बहुत कम टाइप है। टाइप यानी कुछ है नहीं, एक आगे चल के अभी एक आइंस्टाइन का इक्वेशन आएगा उसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी कुछ खास इस टॉपिक में यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है नहीं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कारण इसमें ये है कि व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो देख लेते हैं। तो अगर मैं वेव नेचर ऑफ लाइट कंसिडर करता हूँ तो वेव नेचर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी इंडिकेट्स एनर्जी। तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज एंड एट डिफरेंट इंटेंसिटीज माई स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड आल्सो चेंज। जो कि इससे पहले वाला ग्राफ था, इसमें हमने क्या देखा था कि इंटेंसिटी आपने चेंज कर दी है, आपने बढ़ा दी है I1 I2 I3, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, इन वेव नेचर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है, इन केस ऑफ वेव नेचर। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो यहाँ से जो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए। बट इसका पहले वाला जो ग्राफ था उसमें हमने क्या देखा, हमने इंटेंसिटी को चेंज कर दिया है पर तीनों ग्राफ एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आके रुक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि even if you are changing the intensity, the energy of electrons is not changing। ये दूसरा कारण है एंड दैट्स वाई वी हैव टू चेंज द नेचर ऑफ लाइट। यानी अगर मैं वेव नेचर को कंसिडर करता हूँ सो आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दैट्स वाई आई हैव टू मूव ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जिसको फोटॉन्स कहते हैं, और ये फोटॉन्स जब यहाँ पे बम्बार्ड होते हैं तो उन फोटोन में जो एनर्जी होती है दैट इज़ एब्सॉर्ब्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, और उसमें थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। दो पॉइंट समझ लेना व्हाई वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। पहला है, क्या है पहला, एक मिनट, हाँ देखो पहला क्या है, पहला है टाइम लैग, और दूसरा क्या है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी इन केस ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो टाइम लैग एंड इंटेंसिटी एंड एनर्जी, ये दो पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में डिस्कशन। तो ये हेडिंग क्या था मैं आपको बता देता हूँ, फेलियर ऑफ वेव थियरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हाँ जी, सो एक मिनट है, मुझे यहाँ पे 9th पॉइंट कुछ तो अलग दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फेलियर ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, ये समझ में आ गया। दो ही पॉइंट है, पहला तो है टाइम लैग और दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट शुड गिव मोर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी बदल दो, बढ़ा दो, फिर भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ रही है। सो यहाँ पे हमें लाइट का नेचर ही चेंज करना पड़ रहा है टू एक्सप्लेन दिस इफेक्ट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नाम बहुत भयंकर है बट टॉपिक इतना भयंकर नहीं है, बहुत सिंपल है। आइंस्टाइन ने बस इतना कहा कि इन सम केसेस वी हैव टू कंसिडर लाइट एज इफ इट इज़ हैविंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट के पार्टिकल्स है उसको उन्होंने नाम दिया है फोटॉन्स, और ये जो फोटॉन की जो एनर्जी रहती है दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी यहाँ पे वेव्स नहीं, यहाँ पे पार्टिकल्स आ रहे हैं, और ये पार्टिकल जो है इसे उसने नाम दिया है फोटॉन्स, और ये फोटॉन की जो एनर्जी रहती है दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू। फोटॉन की जो एनर्जी रहती है दैट इज़ इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे E इज़ बेसिकली रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड न्यू इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ वेव, यानी यहाँ पे वेव एंड पार्टिकल दोनों एक दूसरे से अभी जुड़ रहे हैं। एंड दिस वॉज प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थियरी जो थी उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड किया एंड ही अप्लाइड हिज थियरी टू द लाइट नेचर। सो E इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी ऑफ द फोटॉन, यानी लाइट
पार्टिकल विच इज़ इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। h आपको पता होगा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इतनी इसकी वैल्यू रहती है। न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल इंक्रीज। अगर मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता हूँ तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट विल आल्सो इंक्रीज। आगे उसका जो डिस्कशन है उसमें उसने ये कहा है कि इफ़ दिस फ्रीक्वेंसी इज़ लेस दैन पर्टिकुलर वैल्यू, कौन सी वैल्यू? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, then there will be no emission of electrons, there will not be any emission of electrons। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपके पास सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए आपके पास सफिशिएंट एनर्जी की ज़रूरत है, और इसी कारण अब वो जो एनर्जी है, अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि द वर्क फंक्शन फाई is equal to h nu naught। The work function, minimum energy required to remove electron from the metal surface is h nu naught, where nu naught is the threshold frequency। And if your incident light frequency is less than threshold frequency, then there will not be any photoelectric effect, electrons बाहर ही नहीं आएंगे, ठीक है। और एक चीज़ इसी पॉइंट में उसने डिस्कस की है कि जैसे ही ये फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, उसी इंस्टेंट पे फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा एंड फोटोन जो है वो गायब हो जाएगा। देयर विल नो मोर फोटोन आफ्टर द कोलिजन। जैसे ही ये फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, इलेक्ट्रॉन ऑन दैट मेटल सरफेस, तो फोटोन जो है वो अपनी पूरी एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और खुद गायब हो जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी फोटोन आफ्टर कोलिजन। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद इफ़ दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन h nu naught, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एंड इफ दैट एनर्जी इज लेस देन h nu naught, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज इंस्टंटेनियस प्रोसेस। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, फोटोन यानी इट इज़ अ पैकेट ऑफ मल्टीपल वेव्स, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। फोटोन इज़ पैकेट ऑफ मल्टीपल वेव्स, एक वेव नहीं है उसमें मल्टीपल वेव्स है, और उसके लिए उसकी एनर्जी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन को वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी उसकी एनर्जी बढ़ रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। एकदम बंडल ही उसके सामने आ गया, एक वेव नहीं, बंडल ऑफ वेव्स उसके पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, ठीक है। तो ये पैकेट यानी पार्टिकल, तो वो पूरे की पूरी एनर्जी इंस्टेंटेनियसली एब्सॉर्ब कर लेगा, उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन बाहर भी आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट एनर्जी इज ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन। सो इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये आपका सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे बन रहा है। थर्ड पोस्टुलेट जो है, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ पेज नंबर 312 का। 312 का थर्ड पॉइंट जो है, 312 है ना, यस, 312 का जो थर्ड पॉइंट है उसमें अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे कि जैसे ही हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी तो करंट बढ़ा, ऐसा क्यों हुआ? सो अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि ये जो एनर्जी क्वांटा यानी फोटॉन्स, एनर्जी क्वांटा यानी फोटॉन्स जो है, तो जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर यूनिट टाइम, इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, सो इन केस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी को बढ़ाना यानी एनर्जी को बढ़ाना नहीं होता, इंटेंसिटी को बढ़ाना यानी यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटॉन्स, तो इसलिए जितने ज़्यादा फोटॉन्स उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ये 1-to-1 रिलेशन रहता है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और जितने ज़्यादा फोटॉन्स उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। दैट मीन्स दैट्स वाई अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो आपका करंट भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट नंबर 4। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन है, देखते हैं क्या डिस्कशन है। उसने ये कहा कि चलो भाई कि इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर तो आ गए, अब यहाँ पे पहले मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने के बाद दे विल गेट एक्सिलरेटेड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच पाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि उनमें शायद उतनी एनर्जी नहीं आ गई। सो सम इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट रीच दिस प्लेट। लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द कलेक्टर प्लेट। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचेंगे अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ। तो मुझे सैचुरेशन करंट क्यों मिलता है? तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और तो उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। तो मुझे ये यहाँ पे ये सैचुरेशन करंट क्यों मिल रहा है? ये सैचुरेशन करंट आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। अगर यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं तो 100 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 100 फोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 100। तो भले ही आपने पोटेंशियल एकदम ज़्यादा बढ़ा भी दिया तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुँचेंगे? 100, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 100। निकले 100 और अब पहुँचे 110, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इवैक्यूएटेड चेम्बर है। तो उसी के कारण देयर इज़ अ सैचुरेशन करंट। तो आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो आपका सैचुरेशन करंट बढ़ेगा नहीं, आई मीन आपका करंट बढ़ेगा नहीं, वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा और उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये डिस्कशन पॉइंट नंबर 4 में पेज नंबर 312 पे उन्होंने किया है। व्हाट इज़ नेक्स्ट पॉइंट? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा ही सिंपल है। तो इसी कारण आपको याद होगा कि जैसे हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया था, इससे पहले वाला ग्राफ आप फिर से एक बार देखो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया आपका करंट भी बढ़ रहा है। तो इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो यानी आप क्या कर रहे हो? इंटेंसिटी को जब आप बढ़ा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी को जब आप बढ़ा रहे हो दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जब बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो नेचुरली आपका करंट भी बढ़ेगा। सो दैट्स वाई आफ्टर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन दिस केस यू आर गेटिंग इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये है आपका 5वां पॉइंट। 6 पॉइंट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर दिस चैप्टर और इसी रिलेशन के ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एंड द रिलेशन इज समथिंग लाइक अगर इंसिडेंट फोटोन में एनर्जी है एच न्यू, कितनी एनर्जी है? एच न्यू। उसमें से इंसिडेंट फोटोन में एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। इतनी एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। क्यों? टू कम आउट फ्रॉम द मेटल प्लेट। तो कितनी एनर्जी उसको यूटिलाइज करनी पड़ेगी? वर्क फंक्शन 5, एच न्यू माइनस 5। तो एच न्यू माइनस 5, तो बाकी बची जो एनर्जी है वो कहाँ गई? सो दैट इज यूटिलाइज्ड एज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यानी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या नाम दिया है यहाँ पे? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पेज नंबर 312, इक्वेशन है 14.2। तो ये जो इक्वेशन है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस 5। देखो आने वाला फोटोन जो था उसमें एनर्जी थी एच न्यू, इलेक्ट्रॉन ने सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बाहर निकलने के लिए उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है? 5। तो इसलिए एच न्यू माइनस 5 ये एनर्जी उसने यूटिलाइज की टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, और बाकी बची एनर्जी जो है दैट इज़ यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच पा रहा है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर और इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा रहेंगे इसमें, बट ठीक है, देख लेंगे उस वक्त क्या करना है। ओके, नेक्स्ट आगे का डिस्कशन ध्यान से सुनो। पॉइंट है 7th जो पॉइंट है वो, उसके बारे में डिस्कशन है। उसका ये कहना है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जैक्टली ऑन द सरफेस नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा अंदर से बाहर आ रहे हैं, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली ऑन द सरफेस पे है,
ठीक है, तो तुरंत बाहर आएंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े अंदर की डेप्थ में है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने के लिए एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। सो इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उन सबकी एनर्जी सेम नहीं है, ये इस पॉइंट में बताया गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे है। देखो क्या है कि मान लो ये हमने निगेटिव कर लिया और ये पॉजिटिव कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इस एनर्जी ही नहीं है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास यहाँ पे एनर्जी नहीं है कि दे कैन ओवरकम दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ लेस देन, अब ये एनर्जी को मैं फोर्स से तो इक्वेट नहीं कर सकता, यू शुड इक्वेट इक्वल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो किसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, तो एनर्जी शुड बी इक्वेटेड टू एनर्जी ओनली। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सो एनर्जी गेन्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी गेन बाय दैट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस कितनी रहेगी, एनर्जी गेन्ड by that electron due to potential difference is equal to E into V, ठीक है। So if this kinetic energy is less than E into V naught, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा, वो लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव पोटेंशियल। हाँ, अगर यहाँ से यहाँ जाता इलेक्ट्रॉन, देन इन दैट केस द इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्शन है। सो एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू ई इंटू वी। और अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इन दैट केस एंड इफ़ योर काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन ई वी नॉट, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन बीच में अटक जाएगा कहीं पे। उसके बाद क्या होगा वो डिस्कशन के बाहर का पार्ट है, बट इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच दिस निगेटिव प्लेट। क्यों, क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ लेस दैन ई इंटू वी नॉट। ये क्वांटिटी समझ में आ गई, ई इंटू वी नॉट क्यों लिया, उसके लिए एक और चीज़ देखते हैं। व्हाट इज़ वी, वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कौन सा चार्ज, यूनिट चार्ज। तो अगर चार्ज ई है तो अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, ई इंटू वी। वी कितने चार्ज के लिए, 1 कूलम के लिए। सो अगर चार्ज ई है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ई इंटू वी। So that's why it is E into V. So if your kinetic energy gained by that electron because of incident photon is less than this E into V, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा और आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। So that's why the minimum value of kinetic energy, maximum kinetic energy rather, मैं minimum नहीं बोल सकता, maximum should be equal to E into V naught। तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, where V naught is stopping potential। तो stopping potential वाला पार्ट देखो, ये दूसरा बहुत important इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, सो ये है इट इज़ इक्वल टू E into V naught, where V naught is stopping potential of that particular setup यानी frequency, because stopping potential depends on frequency यानी एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा stopping potential हमें मिलेगा। सो ये दूसरा इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये है, ये दूसरा इक्वेशन है। कभी कभी क्या दिया जाता है कि डायरेक्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया जाएगा आपको और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। सो आप सिंपली यू मल्टीप्लाई ई विथ वी नॉट, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ से ढूंढते बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं और आपको उन्होंने दे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस बहुत ज़रूरी है। ये है आपका आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये इस एनालॉजी से मैंने आपको ये जो बताया है, ये दूसरा इक्वेशन है। इट इज़ गिवन इन पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 313, आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 313 पे दिया है ये, नॉट इन द पैराग्राफ इट इज़ गिवन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है पॉइंट नंबर 8। तो पॉइंट नंबर 8 में देखो क्या किया है, मेरे पास समय है क्या, ठीक है अब समय नहीं है मेरे पास, बट फिर भी ये पूरा आज हमने ये जो देख लिया है इसे ज़रा अच्छे से पढ़ो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है बट पढ़ लो इसे,
और कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और पॉइंट नंबर 8 के आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ना है, समझ लो, समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं, बस एक नया कंसेप्ट है, नया कुछ तो हम देख रहे हैं इसमें, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो थोड़ा अलग से दिमाग से पुरानी जो लाइट वाली कंसेप्ट है उसको हटाना पड़ेगा और नया कुछ तो देखना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि वेव नेचर में हमने कुछ अलग पढ़ा है तो उसको अलग ही रहने दो और इसको अलग रहने दो। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बेसिकली वी आर स्टडिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और पार्टिकल को क्या कहते हैं, पार्टिकल को कहते हैं, किधर गया वो, फोटॉन्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आगे के जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 8 है, 9 है, और क्या बचा है यहाँ पे, ये बहुत कुछ है, उसे हम अगले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना है।